Right. So hello everyone, once again I welcome all of you in Gateway classes. तो बेसिक थर्मोडायनामिक्स का हमारा लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 12 होने वाला है आज। और इस लेक्चर नंबर 12 में हम लोग एक इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं, दैट इज SFEE यानी कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इक्वेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्यों है ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, समझना। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर के पहले जितनी भी इक्वेशंस डिराइव करी हैं वो सारी इक्वेशंस किसके लिए थी? क्लोज्ड सिस्टम के लिए थी। अब ये जो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दिस इज फॉर ओपन सिस्टम यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम। और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ज्यादातर कौन से डिवाइसेस हैं? ज्यादातर कौन से डिवाइसेस हैं? ओपन सिस्टम। और उस ओपन सिस्टम के लिए, कंट्रोल वॉल्यूम के लिए कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और समझो, जितने भी एप्लीकेशंस आप देखेंगे, नोजल है, टरबाइन है, कंप्रेसर है, थ्रोटलिंग वाल्व है, बॉयलर है, इसके अलावा पंप है, कंडेंसर है, बहुत सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं? ओपन सिस्टम के होते हैं। इसलिए ओपन सिस्टम के लिए हम अप्लाई करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो दैट्स व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम एग्जाम की बात करें, एकेटीयू एग्जाम की अगर हम बात करें, एकेटीयू एग्जाम में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का जो डेरिवेशन आता है वो आता है 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में आता है, यस और नो? यस। और एक न्यूमेरिकल भी आता है, यहां से एक न्यूमेरिकल भी आता है 10 मार्क्स में। तो 10 और 10 20 नंबर का आता है आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। किसमें? एकेटीयू एग्जाम में। आप एकेटीयू के प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको ये सबसे ज्यादा, अगर कोई रिपीट होती है कोई इक्वेशन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली अगर कोई इक्वेशन है जिसका डेरिवेशन वो कराता है, दैट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और यहां से आप देखेंगे न्यूमेरिकल भी काफी ज्यादा होते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप उठा लें, मैकेनिकल का कोई भी आप एग्जाम ले लें, जैसे गेट की अगर हम बात करें तो गेट में भी आपको यहां से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी 4 5 6 नंबर का अकेली थर्मो थर्मो की बात नहीं कर रहा हूं पूरे सब्जेक्ट की, थर्मो के अंदर केबल और केबल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से मिल जाता है। गेट के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। इस लेक्चर में हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, उन एप्लीकेशंस में हम इसको अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके कुछ बेहतरीन एकेटीयू के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एकेटीयू के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कर लीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सिलेबस तो एक ही है ना। अगर आप एकेटीयू का सिलेबस बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो, तो कुछ एजम्पशंस हैं, जब हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं तो ये एजम्पशंस हमको वहां पर यूज करने पड़ते हैं। यस, तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है? द मास फ्लो रेट थ्रू द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कंट्रोल सिस्टम जो है, कंट्रोल वॉल्यूम जो है, जो हमारा सिस्टम है कंट्रोल वॉल्यूम, जितना मास, जिस रेट से मास उसके अंदर एंटर करेगा उसी रेट से मास बाहर निकलेगा। मान लो ये कोई आपका सिस्टम है ना, ये कोई आपका क्या है? सिस्टम है। इसके अंदर जिस रेट से मास एंटर करेगा, है ना, उसी रेट से मास जो है बाहर निकल रहा होगा। ठीक है। फ्लूइड इज यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन, है ना, जो फ्लूइड जो है वो क्या होना चाहिए? उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट, नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, नो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास, नो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, मतलब सिस्टम के अंदर मास और एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। मतलब जितना मास एंटर करेगा उतना मास एग्जिट करेगा, जितनी एनर्जी एंटर करेगी उतनी एनर्जी एग्जिट करेगी। मतलब सिस्टम के अंदर जो मास था पहले से, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी थी पहले से, दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को हम अप्लाई करेंगे और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। एक्चुअली दिस इज व्हाट एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। जितनी एनर्जी उसके अंदर जाएगी उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। दिस इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन। अरे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो ना आप लोग बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हम बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, बर्नौली से हम स्टडी फ्लो, क्योंकि दोनों ही क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम करती हैं। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हेडिंग लिख लेंगे एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किसके लिए है? दिस इज फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। अरे कंट्रोल वॉल्यूम बनाओ एक, यहां पे क्या बनाओगे? कंट्रोल वॉल्यूम बना लो, एक बना लो यहां पर क्या आप? कंट्रोल वॉल्यूम। यस, दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम, लिख देते हैं यहां पर कंट्रोल वॉल्यूम। अब इसकी एंट्री मान लेते हैं यहां पे
मान लो यहाँ पे एंट्री है इसकी, यहाँ पे एंट्री है, लिख देते हैं, यहाँ पे होगी एंट्री, फ्लूइड जो है यहाँ पर एंटर करेगा, यस और नो, यहाँ से एंटर करेगा। मान लो एंट्री कहां पर हो रही है, 1 पे, एंट्री अकर्स एट 1। इसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं एग्जिट हो रहा होगा, एग्जिट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, यहाँ से एग्जिट हो रहा होगा। मान लेते हैं जो एग्जिट है वो 2 पे अकर हो रहा है ना, एग्जिट अकर्स एट 2। एक इसका रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं ये इसका यहाँ पे ग्राउंड है, दिस वन। बहुत ध्यान से समझते जाना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है ना। अब यहां से जो ग्राउंड है इसका, इस ग्राउंड से इनलेट की कुछ हाइट होगी, एग्जिट की कुछ हाइट होगी, बोलो यस और नो। तो यहां पर जो हाइट है, इस हाइट को हम मान लेंगे क्या, Z1। एक्चुअली हाइट को हम H से लिखना चाहिए था, लेकिन H से हम थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी को लिखते हैं, H से हम एंथैल्पी को लिखते हैं, इसलिए मैं हाइट को लिख रहा हूं Z1। Z1 हाइट हो जाएगी, यहां पे Z1 हाइट हो जाएगी एंट्री की, और यहां पर जो एग्जिट है इसकी हाइट हो जाएगी, मान लीजिए कितनी, Z2। 2 पर हाइट कितनी है, Z2, 1 पे कितनी, Z1, एंट्री पे कितनी, Z1, 2 यानी एग्जिट पे हाइट कितनी है, Z2 है। चलो जी, मान लेते हैं इनलेट पे इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज H1, है ना। इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1, टेम्परेचर कितना है, T1, प्रेशर कितना है, P1, वॉल्यूम अगर मानना चाहो तो वॉल्यूम मान सकते हो, यस, और वेलोसिटी कितनी है, C1, है ना। वॉल्यूम कितना है, मान लो V1, यस और नो। एक्चुअली वॉल्यूम को हम V से लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी को जनरली कैसे लिखा जाता है, V से, लेकिन यहां पर हम वॉल्यूम को V से लिखते हैं, इसलिए वेलोसिटी को हम C से लिखते हैं, तो वेलोसिटी को हमने C1 से लिखा। सिमिलरली ये तो होगी 1 पर वैल्यू, एग्जिट पे इसी तरह से कितनी वैल्यू हो जाएंगी, H2 हो जाएगा यहां पर क्या, एंथैल्पी, U2 हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, T2 हो जाएगा टेम्परेचर, P2 हो जाएगा प्रेशर, C2 हो जाएगी वेलोसिटी, और V2 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। बोलो यस और नो। यस। एक और चीज बच्चों, एक और चीज हम पढ़ चुके हैं, क्या, फ्लो वर्क। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लो वर्क क्या होता है, फ्लो वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वो होता है P इंटू वी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन आज का। ये है आपका फ्लो वर्क, है ना, फ्लो वर्क। तो यहां पर जो है मास फ्लो हो रहा है, मास एंटर कर रहा है, यहां से मास एग्जिट कर रहा है ना। तो यहां पर वर्क कितना हो जाएगा, यहां पे वर्क कितना हो जाएगा, यू नो, P1 V1, क्योंकि एंट्री हो रही है यहां पर 1 पे, तो P1 V1। अच्छा, ये भी आपको पता है कि जब हम सिस्टम को वर्क देते हैं तो वो नेगेटिव होता है, और जब सिस्टम से वर्क मिलता है तो पॉजिटिव होता है। तो बताना जो वर्क है ये तो इसके अंदर एंटर हो रहा है, यहां से एंटर हो रहा है, यानी कंट्रोल वॉल्यूम, यानी कि सिस्टम के अंदर जा रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो मैं यहां पर लिखूंगा नेगेटिव। फ्लो वर्क एंट्री पर कितना होगा, माइनस होगा P1 V1। अब ये PV फ्लो वर्क क्या होता है, ये हम पहले कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 11 में। चलो जी, अब यहां से मास एग्जिट हो रहा है, तो यहां भी तो फ्लो वर्क होगा। एग्जिट कहां पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो यहां पर फ्लो वर्क कितना हो जाएगा आपका, P2 V2। तो यहां से तो सिस्टम से बाहर आ रहा है वर्क, यहां है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम है इसलिए हम नेगेटिव। वर्क ट्रांसफर टू द सिस्टम नेगेटिव, वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। यस और नो, यस और नो। चलो, अब इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। दूसरी चीज, हमने एक एजम्पशन लिया था कि जो मास फ्लो रेट है, जिस मास फ्लो रेट से जो मास रेट फ्लो रेट एंट्री पे होगा वही मास फ्लो रेट एग्जिट पे भी होगा। मास फ्लो रेट सेम रहने वाला है ना। मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, इसको मैं रफ कर देता हूं, यस और नो। मास फ्लो रेट का मतलब एक बार समझ लीजिए। देखो भाई, मास जो है M1 वो M2 के बराबर होने वाला है ना। इसको हम लिख लेते हैं M, क्योंकि बराबर है M1 M2 को हमने लिखा क्या, M। मास क्या होता है, kg। मास क्या होता है, ये होता है आपका kg, यस और नो, kg। बोलो, मास होता है kg। हमने बोला कि मास फ्लो रेट एंट्री पे और मास फ्लो रेट एग्जिट पे बराबर है। मास फ्लो रेट, मास और मास फ्लो रेट, मास मतलब kg। अगर आप मास को पर यूनिट टाइम लिखोगे kg पर सेकेंड तो क्या बन जाएगा, मास फ्लो रेट, है ना। तो जब हम मास फ्लो रेट की बात करते हैं तो डॉट लगा देते हैं ऊपर इस तरह से, है ना। m क्या था, kg, अब m डॉट क्या हो गया, kg पर सेकेंड, यानी कि मास फ्लो रेट। क्या हो गया, मास फ्लो रेट। मतलब कि भाई मान लो m की वैल्यू कितनी है, 0.1 kg है, तो m डॉट कितना हो जाएगा, m डॉट हो जाएगा आपका 0.1 kg पर सेकेंड, पर यूनिट मास, पर सेकेंड, मास पर सेकेंड,
एक सेकंड में कितना मास ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक सेकंड में कितना मास ट्रांसफर हुआ 0.1 kg। यस और नो, याद रखना m1 डॉट m2 डॉट मास फ्लो रेट एट एंट्री एंड एग्जिट विल रिमेन्स कांस्टेंट। m1 m2 क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। आप चाहो तो मैं इसको लिखा रहने देता हूं यहां पे, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। चलो अब एनर्जी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। डिराइव करते हैं क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखो क्या लिखा था हमने यहां पे कि नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम एंड नो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। मतलब इसके अंदर जो एनर्जी एंटर करेगी वो एनर्जी बाहर निकलेगी, तभी तो इसके अंदर जो एनर्जी है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं बेसिकली। तो यहां पर लिखो एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। अगले 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगले 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो इधर, अब ये देखो कि हमने इनलेट पे क्या मान रखा है, H1, U1, T1, P1, C1, V1, इसी तरह से एग्जिट पे मान रखा है। यस और नो, तो ये तो एंट्री की बात हुई और एग्जिट की बात हुई। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, जो आपका सिस्टम है, ये भी तो कुछ वर्क करेगा। यस और नो, ये तो मास एंटर होने की वजह से कितना वर्क है, P1 B1, एग्जिट होने की वजह से कितना है, P2 B2। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है, ये जो आपका सिस्टम है, इसका भी तो कुछ वर्क होगा। यस और नो, यस। अच्छा, कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि ये सिस्टम है कौन सा। हम तो जनरल इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं ना अभी। मान लो ये सिस्टम क्या हो सकता है आपका, ये तो ओपन सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, जैसे टरबाइन हो सकता है, जैसे कंप्रेसर हो सकता है, पंप हो सकता है, नोजल हो सकता है, डिफ्यूजर हो सकता है। तो कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनको वर्क देना पड़ता है, जैसे कंप्रेसर। कुछ डिवाइस ऐसी हैं जिनसे वर्क मिलता है, जैसे टरबाइन। कुछ डिवाइस ऐसी हैं जहां पर वर्क 0 होता है कंट्रोल वॉल्यूम का। तो हम मान लेते हैं इन जनरल कि यहां से हमको वर्क मिल रहा है, दैट इज टोटल वर्क कितना मिल रहा है हमको, दैट इज इक्वल टू W। तो W क्या है यहां पर, पहले ये समझना। W मैं मान के चल रहा हूं कि ये है इनलेट वर्क, एग्जिट वर्क प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। तो मैं इसको लिख लूं पहले, ओवरऑल कुल मिला के इस सिस्टम से ओवरऑल हमको वर्क मिल रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। यस, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस के P1 V1 प्लस P2 V2, यानी कि ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क प्लस कौन सा हो जाएगा बच्चों, दैट इज व्हाट, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब ये जो है आपका, ये जो वर्क है ना आपका, ये वाला है ना कंट्रोल वॉल्यूम का। अगर टरबाइन है तो टरबाइन का वर्क होगा, कंप्रेसर तो कंप्रेसर का वर्क होगा, और ये कई बार 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल हमने वर्क मिला, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये तो इधर की तरफ मैंने लिख लिया। नाउ अब ये जो सिस्टम है, यहां पर हीट का भी तो ट्रांसफर हो सकता है। इस सिस्टम के अंदर हीट जा भी सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है, जैसे बॉयलर है। अरे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको, आपके जो न्यूमेरिकल है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना, फील कर पाओगे चीजों को। जैसे बॉयलर है तो बॉयलर को हम हीट सप्लाई करते हैं, यस। कंडेंसर है, वहां से हीट रिजेक्ट होती है। और ऐसे कुछ जैसे टरबाइन है, नोजल है, वहां पर हम इंसुलेटिंग लगा के रखते हैं, तो वहां पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है। तो हीट सप्लाई भी होती है, रिजेक्ट भी होती है, और कई बार नो हीट ट्रांसफर भी होता है, ना हीट सप्लाई होती है ना रिजेक्ट होती है। तो हम मान लेते हैं कि सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई हुई है कितनी, Q। तो Q तो एनर्जी इन हुई है और W एनर्जी आउट हुई है। अब यहां पर आ जाओ, अब हो चुका है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। देखो एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जितनी एनर्जी गई है उतनी एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। यस और नो, जितनी एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर गई उतनी एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। तो मैंने लिखा एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट, दैट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देख लो कितनी एनर्जी गई इसके अंदर, कितनी एनर्जी गई इसके अंदर, बोलो। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इंटरनल एनर्जी U1, बोलो यस और नो। तो यहां पर लिखेंगे इंटरनल, कितनी एनर्जी है यहां पे, U1 है कि नहीं है, यस U1 कितनी एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू U1 प्लस यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कितनी वेलोसिटी है इसकी, C1। तो वेलोसिटी की वजह से क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहां पर, हाफ ऑफ m1c1 स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहां पर मास m1 m2 बराबर ही है तो मैं m लिख रहा हूं इसको, प्लस इस हाइट की वजह से Z1 की वजह से क्या होगी, यहां पर इनलेट पे एनर्जी होगी mgz1, बोलो यस और नो, mgz1। और ये तो हुई एनर्जी इनलेट पे, लेकिन ये भी तो हो रही ना हीट ट्रांसफर, हीट इज गोइंग इनटू द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर ये एनर्जी गई और हीट भी इसके अंदर गई, तो इनलेट साइड आ जाएगा Q, यहां पर आ जाएगा क्या, Q आ जाएगा, इक्वल टू यहां पर एग्जिट पे कितनी है, U2, दैट इज U2 प्लस
C2 की वजह से C2 की वजह से कितनी हो जाएगी, C2 की वजह से हाफ ऑफ mc2 स्क्वायर प्लस Z2 की वजह से कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी mgz2 प्लस कितना वर्क मिला, दैट इज व्हाट W। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों ये है इंटरनल, भाई टोटल एनर्जी, जितनी एनर्जी इसके अंदर गई, कितनी गई, इंटरनल एनर्जी U1 हाफ ऑफ mc1 स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी, mgz1 दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और हीट भी इसके अंदर गई, ऐसा हमने मान लिया। बाहर कितनी निकली, इंटरनल एनर्जी U2 हाफ ऑफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क। अब ये जो वर्क है ना, ये वर्क देखो कितना है, माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू यहां पर पुट करो, इसकी वैल्यू यहां पर पुट करो, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं जेटिस। तो ये हो जाएगा U1 प्लस हाफ ऑफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस Q इज इक्वल टू U2 प्लस हाफ ऑफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2, और W की वैल्यू कहां से रखोगे, माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, है ना। तो W की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, इस W की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख दी, खेल खत्म हो चुका है। इसको बस रीअरेंज करते जाओ, यस देखो इधर यहां पर क्या लिखा हुआ है U1, तो इस माइनस P1 V1 को इधर ले आओ U1 के साथ, तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा U1 प्लस P1 V1 प्लस हाफ ऑफ mc1 स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, प्लस mgz1 यहां पर ऑलरेडी है, प्लस Q यहां पर ऑलरेडी है, इक्वल टू, अच्छा जी इस P2 V2 को इधर ही रखो लेकिन U2 के साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका U2 प्लस P2 V2 प्लस हाफ ऑफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2, बचा कितना यहां पर W कंट्रोल वॉल्यूम, क्या बचा यहां से W कंट्रोल वॉल्यूम। इतना बात समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं करा आपने, W की वैल्यू पुट करी, यहां से माइनस P1 V1 को U1 के साथ लिखा, P2 V2 को U2 के साथ लिख लिया, और आप सभी जानते हैं H इज इक्वल टू कितना होता है, U प्लस PV। तो एक बात बताओ, तो मुझे एक बात बताना, क्या हम इसको U1 प्लस P1 V1 को H1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, H1 प्लस, तो ये हो गया हमारा H1, बचा कितना यहां पर, हाफ ऑफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस Q इक्वल टू, इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, U2 प्लस P2 B2 क्या लिख सकते हैं, दैट इज H2, दैट इज एंथैल्पी। अरे पढ़ चुके हैं एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, H इक्वल टू U प्लस PB होता है, एंड प्लस हाफ ऑफ, कितना बच गया यहां पर, हाफ ऑफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क बचा, अब ये सिर्फ इसका वर्क बचा है, फ्लो वर्क यहां से निकल चुका है ना, वो इसके साथ एडजस्ट हो चुका है। फ्लो वर्क कहां जा चुका है, U प्लस PB के अंदर। ये PV क्या है, PV इज व्हाट, फ्लो वर्क। तो ये तो इंटरनल एनर्जी के साथ जुड़ के एंथैल्पी में जा चुका है। अब यहां पर जो वर्क बचा है W कंट्रोल वॉल्यूम, ये इसका है। जैसे टरबाइन है तो टरबाइन का वर्क होगा, कंप्रेसर तो कंप्रेसर का वर्क होगा, नोजल है तो कोई वर्क नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यस, तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, यूनिट के अगर हम थोड़ा फोकस करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलोजूल, तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, किलोजूल, इसकी भी क्या होनी चाहिए, किलोजूल। यस और नो। आगे देखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं यूनिट के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा यूनिट यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपके 10 नंबर एकदम न्यूमेरिकल में पक्के हो जाएंगे। चलो अब इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर दें, इस अभी जो यूनिट आ रही है ना, इसकी अभी जो यूनिट है वो किलोजूल में है। अभी यूनिट मान लो क्या है इसकी, H की, ये है किलोजूल, तो सब किलोजूल में होंगे। अब मैं चाहता हूं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं मास से, इस पूरी इक्वेशन को मैं मास से डिवाइड करना चाहता हूं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, किलोजूल पर केजी। तो और किलोजूल पर केजी एंथैल्पी, अरे यार एंथैल्पी को मैंने क्या बताया था आपको, दिस इज व्हाट, किलोजूल। और एक होता है, अगर हम इस एंथैल्पी को पर यूनिट मास लिखते हैं तो क्या बन जाता है आपका, स्पेसिफिक एंथैल्पी स्मॉल h से लिखते हैं, एंड दिस इज व्हाट, किलोजूल पर केजी। एंथैल्पी किलोजूल है, स्पेसिफिक एंथैल्पी किलोजूल पर केजी है। यस और नो। तो चलो इस पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका H1 किलोजूल पर केजी, प्लस इसको जब मास से डिवाइड कर दोगे तो ये मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ ऑफ mc1 स्क्वायर, हाफ ऑफ c1 स्क्वायर ओनली, m तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से बस पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड करते जाओ, पर यूनिट मास बन जाएगी। ये पूरी इक्वेशन को हम पर यूनिट मास लिख रहे हैं, दोनों तरफ मास से डिवाइड कर दो। चलो
तो ये mgz1 है तो कितना बचेगा gz1 प्लस ये अभी किलोजूल में से जो क्या हो जाएगा स्मॉल q हो जाएगा यानी कि किलोजूल पर केजी, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल h2 किलोजूल पर केजी प्लस हाफ ऑफ c2 स्क्वायर प्लस gz2m खत्म हो जाएगा प्लस w कंट्रोल वॉल्यूम। अभी अगर ये किलोजूल में था तो यहां पर हो जाएगा किसमें किलोजूल पर केजी में। तो यही है आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यही है आपकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एक एक चीज बहुत डिटेल में मैंने समझाने का कोशिश किया आपको ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी तो आएगा ना, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इस इक्वेशन को याद कर लो H1, इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे फॉर वेरियस डिवाइसेस, जितने भी ओपन सिस्टम है, जितने भी ओपन सिस्टम है। अगर स्टडी फ्लो का केस है, किसका केस है स्टडी, क्योंकि ये हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। स्टडी फ्लो का मतलब होता है मास फ्लो रेट विल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यानी कि आपका जहां इतना अगर यहां पर कितना मास है, यहां पर क्या है आपका m1 डॉट है और इधर m2 डॉट है एग्जिट पे, तो m1 डॉट मास फ्लो रेट एट 1 इक्वल टू मास फ्लो रेट एट 2। मास फ्लो रेट क्या होता है बराबर होता है, जहां भी स्टडी फ्लो होगा, जहां भी स्टडी फ्लो होगा, ओपन सिस्टम होगा, कंट्रोल वॉल्यूम होगा, वहां पर इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इक्वेशन याद कर लो H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पर सुन लो। अब ये डिपेंड करेगा कि ये डिवाइस कौन सी है, ये तो जनरल इक्वेशन है ना। अगर मान लो टरबाइन है, क्या है टरबाइन, और टरबाइन इंसुलेटेड है, तो वहां पर हीट ट्रांसफर कितनी हो जाएगी जीरो, यस और नो। अगर तो वहां से W क्योंकि टरबाइन से तो वर्क मिलता है तो वर्क कभी जीरो नहीं होगा, तो वहां से टरबाइन वर्क निकालेंगे। इसी तरह से कंप्रेसर में यही होगा। नोजल में क्या होगा, नोजल में कोई वर्क नहीं होता है तो वर्क जीरो हो जाएगा, हीट ट्रांसफर भी नहीं होती है वो भी जीरो हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मान के चलते हैं टरबाइन में और कंडेंसर में, बॉयलर में और कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है नेग्लिजिबल होती है। तो इस तरह से हम अलग अलग डिवाइस के लिए इस इक्वेशन को अब हम अप्लाई करने वाले हैं। चलो जी, तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ, अच्छा यहां पर देखो इस इक्वेशन को मैंने अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सारी इक्वेशंस के अलग अलग, मतलब यूनिट का खेल है, पूरा यूनिट का खेल है। एक स्लाइड में आपको समझाऊंगा, फिर कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, चाहे वो एकेटीव एग्जाम का हो, चाहे वो आपका किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो। और मैकेनिकल वालों एक ध्यान आप समझ लो, आपके बैच में बच्चे बहुत कम हैं, पूरे इंजीनियरिंग में मैकेनिकल में बच्चे बहुत कम हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले जाओगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे। बता रहा हूं मैं आपको, स्थिति मैकेनिकल की बहुत अच्छी नहीं है, ये आप जान रहे हो, इसलिए जरूरत है मेहनत करने की। एक तरफ मैकेनिकल का जो सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये कड़वा सच है। लेकिन आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि भाई बच्चे बहुत कम है मैकेनिकल में, तो कंपटीशन आपके लिए कम हो जाएगा। अगर वैकेंसी कम होंगी तो कैंडिडेट्स तो और भी बहुत कम हो गए, तो कंपटीशन पहले से आसान है। जरूरत है आपको मेहनत करने की, है ना, मेहनत करते रहे आप लोग। तो इस स्लाइड के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके पहले। चलो जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन आता है नोजल, है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नोजल से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में देगा आपको कि नोजल है और इनलेट पे प्रॉपर्टी ये है, एग्जिट पे ये है, ये कैलकुलेट करो ऐसे करके। चलो जी, तो नोजल है, तो नोजल होती क्या है बच्चों, पहली बात तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो वेलोसिटी को इंक्रीज करती है ना। जैसे पाइप देखा ना आपने, पानी के पाइप को आगे से दबा देते हो, है ना, तो यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हो, तो वाटर की जो है वेलोसिटी बढ़ जाती है। जैसे पानी मारते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 करके यूं, तो उसका पाइप ऐसे दबा देते हो, तो मतलब आपने क्या करा, उसका क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, तो पानी की जो वेलोसिटी है वो तेज हो गई, वो तेजी से जाके जो है दूसरे के ऊपर टकराता है पानी, ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर रेफरेंस लाइन है, यस और नो। और मान लेते हैं इसका जो एंट्री है, इसकी एंट्री मान लेते हैं कहां पर हो रही है, 1 पे, पहले की तरह इसकी एंट्री कहां पे हो रही है, 1 पे एंट्री हो रही है और 2 पे एग्जिट हो रहा है ना, 2 पे ये एग्जिट हो रहा है। मान लेते हैं ये इंसुलेटेड है, एजम्पशन ले लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है जी। इंसुलेट का मतलब है हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा, ये यहां से इनलेट की हाइट और एग्जिट की हाइट कितनी है, Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 Z2 क्या है, बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ बराबर है। तो काम क्या होता है नोजल का, मैंने जो बताया, पाइप है ना आपका, पाइप को जब दबा देते हो तो नोजल का जो काम करता है, नोजल का काम होता है वेलोसिटी बढ़ाना। पानी का पाइप जैसे दबाओगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया आपने, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो यहां पर देखो, इधर की तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, तो इधर से इधर की तरफ इनलेट से
इनलेट से एग्जिट की तरफ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, सी से, तो ये वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाफ ऑफ एम सी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यस और नो। वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नोजल एक ऐसी डिवाइस है जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाती है। अब आप सभी जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसी दुनिया में कोई डिवाइस नहीं है जो एनर्जी को नष्ट कर दे या पैदा कर दे। no device can destroy the energy, no device कैन जनरेट द एनर्जी। वो एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकती है। तो नोजल क्या है, यहां पर वेलोसिटी को बढ़ा रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। ये क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। तो कोई तो एनर्जी होगी जो डिक्रीज हो रही होगी, यस और नो। तो यहां पर प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नोजल का काम है, देखो लिखा हुआ है मैंने। तो नोजल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीजिंग द वेलोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, नोजल के अंदर प्रेशर एनर्जी कम होगी, प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वेयर एज डिफ्यूजर इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग प्रेशर एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो जो नोजल है, नोजल का उल्टा होता है क्या, डिफ्यूजर। नोजल का उल्टा क्या होता है, डिफ्यूजर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो नोजल यूज करेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज करनी है तो डिफ्यूजर यूज करेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट। चलो जी, अब इसके लिए हमको इक्वेशन लिखनी थी। इसके लिए हमको क्या लिखनी थी, इक्वेशन लिखनी थी। व्हाट इज अवर इक्वेशन, यू नो। पहली बात तो एजम्पशन देख लेना यहां पर। चलो अभी देखते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है हमारी, h1 प्लस हाफ ऑफ c1 स्क्वायर, जो इक्वेशन अभी ड्राइव करी थी, प्लस gz1 प्लस q इज इक्वल टू h2 प्लस हाफ ऑफ c2 स्क्वायर प्लस gz2 प्लस w कंट्रोल वॉल्यूम। ये इक्वेशन याद कर लो, याद हो गई होगी अब तक, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है जी। चलो अब क्या करना है आपको, यहां पर इसकी एजम्पशंस देखो, कुछ बातें देखो नोजल के बारे में। नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो क्यू कितना हो जाएगा, 0। नो वर्क, कोई वर्क नहीं होता है नोजल में। नोजल में कहां से वर्क आ गया, नोजल में कोई शाफ्ट होती है नहीं, कौन सा वर्क आएगा, टरबाइन में तो शाफ्ट होती है तो टरबाइन वर्क होता है, कंप्रेसर में शाफ्ट होती है, कंप्रेसर वर्क होता है, शाफ्ट वर्क होता है। कोई स्प्रिंग लगा हुआ है, कोई स्प्रिंग नहीं नोजल के अंदर, नो किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस है, कोई करंट फ्लो हो रही है नहीं, तो किसी तरह का कोई वर्क नहीं होता नोजल में। नोजल का जैसे ही नाम दिमाग में आए तो स्टडी फ्लो एनर्जी वर्क को हमें 0 कर देना। जैसे नोजल का नाम, जैसे नोजल दिमाग में आए, क्वेश्चन जैसे दे रखा होगा पेपर के अंदर, तो वर्क 0। हीट ट्रांसफर याद रखना, हीट ट्रांसफर अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है, लॉसेस हो जाते हैं ना कई बार, हीट लॉस हो जाती है, तो ठीक है। मतलब अगर लॉसेस दे रखे हैं, अगर हीट ट्रांसफर दे रखी है, इतना हीट लॉस हो रही, तो कंसिडर करेंगे, अदरवाइज निग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि हीट ट्रांसफर भी क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है जी। तो अच्छा, दूसरी चीज हॉरिजॉन्टल डिवाइस है, Z1 इक्वल टू Z2, जब तक वो Z1 Z2 की वैल्यू ना दे तब तक हम मान के चलेंगे कैसी है, वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेक्टेड, यानी कि Z1 Z2 बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनी हमारे पास, h1 प्लस हाफ ऑफ c1 स्क्वायर इज इक्वल टू h2 प्लस हाफ ऑफ c2 स्क्वायर। तो अच्छा, दूसरी बात, नोजल का काम क्या है, वेलोसिटी को इंक्रीज करना। मान लो यहां पर कितनी वेलोसिटी है, c1, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, c2, और वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, काफी ज्यादा हो गई, c2 की वैल्यू काफी ज्यादा होती है c1 से। अगर क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है ना इसके अंदर, तो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी इतनी बढ़ गई कि C2 की वैल्यू C1 से बहुत ज्यादा हो गई, एग्जिट पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू इनलेट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इफ C2 इज वेरी लार्ज, C2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू C1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी h1 इज इक्वल टू h2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं C2 स्क्वायर इज इक्वल टू h1 माइनस h2, या फिर आप लिख सकते हो इसको C2 इज इक्वल टू एक सेकेंड, हाफ भी तो था यहाँ पे, यस, हाफ C2 स्क्वायर, तो हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 2 h1 माइनस h2 और इसका स्क्वायर रूट। दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर नोजल के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ गई। तो मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप लोगों को समय लग रहा है समझाने में मुझे, अदरवाइज आपको अगर समझ में आ चुका है, जब आप सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधा लिखते जाना है।
तो ये चीज जो है विद इन 5 सेकेंड्स आप कर सकते हो। ठीक है, चलो, है ना। अगर उसने मान लो वेलोसिटी दे रखी है c1, तो निगलेक्ट मत करना, इस इक्वेशन को यूज कर लेना, है ना। c1 की वैल्यू यहां पुट कर देना, h1 की, h2 की, तो c2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलो जी, नेक्स्ट है आपका क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर टरबाइन। टरबाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, जिससे हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। क्या मिलता है, वर्क मिलता है। वर्क कब मिलता है, जब एक्सपेंशन होता है। तो इसको ऐसे दिखाएंगे, एक्सपेंड करता हुआ लाइक दिस, है ना। तो मान लो जो एंट्री है यहां पे, जो एंट्री है वो कहां पे है, 1 पे, और एग्जिट कहां पर हो रहा है, 2 पे एग्जिट हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, मतलब हीट ट्रांसफर यहां भी क्या होती है, 0 होती है। अगर हीट लॉस नहीं दे रखे तो हमेशा हीट ट्रांसफर को 0 कर देना आपको। ये भी क्या है आपकी हॉरिजेंटल मान लेते हैं इसको भी, यानी कि Z1 = Z2। तो चलो इक्वेशन अप्लाई करते हैं इसमें भी। क्या इक्वेशन है हमारी, H1 प्लस, अब तो याद करा दूंगा मैं आपको ना बार बार लिख के, आपको इक्वेशन याद हो जानी चाहिए। H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q = H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। बोलो यस और नो, यस। ओके, तो यहां पर W कंट्रोल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर टरबाइन है, क्या है यहां पे, टरबाइन, तो WT लिख लो यहां पे, है ना, WT टरबाइन वर्क। यस, तो देखो, नो हीट ट्रांसफर हम एज्यूम करके चलते हैं, नो हीट ट्रांसफर, जब तक हीट ना दे रखी हो तो तब तक हम हीट को 0 करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेजिबल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को भी निगलेक्ट कर दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेग्लेजिबल, काइनेटिक एनर्जी को भी निगलेक्ट कर दिया। तो बचा क्या आपके पास, H1 = H2 प्लस WT, यस और नो। तो WT यानी कि टरबाइन वर्क मिल जाएगा आपको यहां से, H1 - H2। This is the steady flow energy equation for turbine. No change in kinetic energy, no change in potential energy, no heat transfer। जब हमने ये हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थी जनरल, इसको टरबाइन के लिए जब हमने अप्लाई किया तो WT = H1 - H2, यानी कि जितना एंथैल्पी ड्रॉप हुआ होगा टरबाइन के अंदर, दैट इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है एग्जाम के अंदर, डिराइव द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड अप्लाई इट फॉर बॉयलर, टरबाइन, नोजल, 3-4 डिवाइस के नाम दे देता हूं, उसके लिए अप्लाई करना होता है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या है, कंप्रेसर। देखिए कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेस हो रही होती है गैस। तो गैस अगर कंप्रेस होगी तो जैसा यहां पर आप देखो, इसका एरिया हमने इंक्रीज करता हुआ दिखाया, ऐसे इनका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लाइक दिस, है ना, इस तरह से। लेकिन कंप्रेसर में क्या हो, कंप्रेस होगा, यानी कि लाइक इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो कंप्रेसर को, इसको कंप्रेसर को ऐसे बनाओ लाइक दिस, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या, यहां पे एंट्री हो रही है 1 पे, यस और नो, और एग्जिट हो रहा है यहां पे 2 पे, एग्जिट हो रहा है 2 पे, इसको भी क्या कर लो, वही एजम्पशंस यहां पर भी लेकर के चलेंगे, वही एजम्पशंस लेकर के चलेंगे, नो हीट ट्रांसफर चेंज। तो चलो एक क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q = अब तो आसान लगने लगा होगा, H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। तो यहां पर कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर क्या होता है आपका, नेगेटिव वर्क होता है। बोलो यस और नो, कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां पर आ जाएगा माइनस के WC। बोलो यस और नो। अब देखो यहां पर भी एजम्पशन वही है, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, तो Q कितना हो जाएगा, 0। बोलो यस और नो, Q कितना हो जाएगा, 0, Q हो गया 0। नो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, नो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, खत्म। तो ये हो गया आपका H1 = H2 माइनस के WC। तो बताओ यहां से WC यानी कि कंप्रेसर वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू H2 - H1, H2 - H1 WC। या फिर इस एक्चुअली WC क्या होता है, कंप्रेसर को वर्क देते हैं, कंप्रेसर को वर्क देते हैं, जबकि टरबाइन से वर्क हमको मिलता है, बाकी के एजम्पशंस हमारे वही रहेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर कंप्रेसर, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर कंप्रेसर। नेक्स्ट देख लेते हैं बॉयलर के लिए, है ना। तो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर तो स्टीम को जनरेट करता है, किसको जनरेट करता है, स्टीम को। जैसे प्रेशर कुकर होता है, पानी रखोगे उसमें तो पानी की भाप बना दो, स्टीम बना दो, पानी की भाप बना दो, स्टीम बना दो, क्या तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यस और नो। कुकर से कोई वर्क मिलता है आपको, हीट ट्रांसफर होती है, कोई वर्क नहीं मिलता है ना। तो मान लो ये कोई आपको बॉयलर है, ये है कोई बॉयलर, यस और नो, यस बॉयलर है।
तो यहां से ये इनलेट हो गया, ये इसका एग्जिट हो गया, ये इनलेट हो गया, ये इसका एग्जिट हो गया, ये हो गया हमारा कंट्रोल वॉल्यूम यानी कि बॉयलर। चलो इक्वेशन को लिखो और अप्लाई करो किसके लिए, किसके लिए, बॉयलर के लिए, है ना। H1 प्लस हाफ ऑफ, जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जो स्टडी फ्लो एनर्जी वो लिखो, फिर बॉयलर के लिए उसको अप्लाई करते हैं। हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1, ऐसा तो कोई नहीं है अब तक जिसको ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद नहीं हुई है, याद हो चुकी है ना, यस गुड। H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। तो W कंट्रोल वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, बॉयलर। तो बॉयलर का कोई वर्क होता है क्या, बॉयलर का कोई वर्क होता है, नो वर्क। बॉयलर में कहां से वर्क आया, नो वर्क। और देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आज नेग्लिजिबल, इसको भी नेग्लेक्ट करो, इसको भी नेग्लेक्ट करो, ये एजम्पशंस हैं हमारे। लेकिन हीट ट्रांसफर को नेग्लेक्ट मत कर देना। अभी तक हमने इससे पहले 3 एप्लीकेशंस देखे, नोजल, टरबाइन, कंप्रेसर, तीनों में हीट ट्रांसफर कितना था, 0। तीनों में क्या था, हीट ट्रांसफर 0 था, है ना। लेकिन यहां पर 0 मत कर देना, अरे बॉयलर में तो हीट सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। अरे यार ये सब जो मैं करा रहा हूं एक ATU में पूछ रखा है, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं एप्लीकेशन सब एक ATU में आया हुआ है ना, लिखा हुआ मैंने यहाँ पे एक ATU। तो ये आ गई हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, किसके लिए, बॉयलर के लिए। इसी तरह से कंडेंसर निकाल सकते हो, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है तो वहां पर नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना है। यहां पर Q की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये बॉयलर है ना, ये बॉयलर है, तो बॉयलर में क्या हो रहा है, बॉयलर में हीट सप्लाई करते हैं। इसी तरह से जब हम कंडेंसर के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस के H2 माइनस H1, यानी कि आप इसको लिख सकते हो H1 माइनस H2। जैसे टरबाइन का उल्टा क्या होता है, कंप्रेसर, और यहां पर बॉयलर का उल्टा क्या होगा, कंडेंसर। टरबाइन से वर्क मिलता है, कंप्रेसर से वर्क, कंप्रेसर को वर्क देना पड़ता है। बॉयलर से हीट, बॉयलर में हीट सप्लाई करते हैं और कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होती है, एक दूसरे के उल्टे हैं। चलो जी, और कोई एप्लीकेशन है, यस, थ्रोटलिंग वॉल्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्रोटलिंग वॉल्व, है ना, थ्रोटलिंग वॉल्व। थ्रोटलिंग वॉल्व के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, है ना। ये मान लेते हैं इनलेट है और ये है आपका एग्जिट, यस और नो, दिस इज एग्जिट। तो ये एक पोरस प्लग है, इस तरह से हम बना लेते हैं यहाँ पे, यस और नो। देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ना, और क्या इसके एजम्पशंस हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग के एग्जांपल कहां पर होंगे, फ्लो थ्रू अ पार्शली ओपन वॉल्व। अगर मान लीजिए जैसे आप देखते हैं टैब है, पानी की टैब है, पानी की टैब पूरा ओपन कर देंगे तो पानी तेजी से बाहर निकलेगा, काफी ज्यादा पानी निकलेगा। लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा ओपन करेंगे, पार्शियली, पार्शियली मतलब थोड़ा सा ओपन किया आपने, तो वहां पर थोड़ी सी ओपनिंग होगी, थोड़ी सी ओपनिंग से पानी बाहर निकल के आएगा। थोड़ी सी ओपनिंग, जब जहां पर ओपनिंग बहुत ही स्मॉल होती है, जहां पर ओपनिंग बहुत स्मॉल होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रोटलिंग। वो थ्रोटलिंग का एग्जांपल होगा। जैसे फ्लो थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग ऑरिफिस, एक ऑरिफिस होता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, है ना, तो बहुत ही छोटी सी ओपनिंग होती है। जैसे मान लो ये है, तो यहां से अगर छोटी सी ओपनिंग बना दी जाए, दैट इज व्हाट थ्रोटलिंग प्रोसेस। फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग, पोरस प्लग भी किसका एग्जांपल है, थ्रोटलिंग डिवाइस का एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी, characteristics of throttling, no heat transfer, no work transfer, and it is irreversible process and it is isenthalpic process, है ना। कुछ characteristics हैं, जरा अप्लाई करके देखते हैं, जरा इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करो, स्टडी फ्लो, अरे भाई हम कर क्या रहे हैं, हम एप्लीकेशंस ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देख रहे हैं। तो जितने भी हमारे ओपन सिस्टम है और जहां पर स्टडी फ्लो है, उन सभी में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको अलग अलग तरह से इक्वेशन मिल रही है। तो देखो इसके लिए क्या मिलेगी, H1, इसको लिखते हैं इक्वेशन को, H1 क्या इक्वेशन है हमारी, H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1, पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस, बोलो मेरे साथ, H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2। और पेन का भी यूज करते रहना, पेन का भी यूज करते रहना, है ना। पेन नहीं चलाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब ये इक्वेशन मैंने ड्राइव कर चुका हूं तो वीडियो लेक्चर या तो हाथ के हाथ आप कर रहे होंगे, अच्छी बात है ना, वीडियो को पॉज करते जाओ। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा, वीडियो को पॉज करके अपने आप इक्वेशन डिराइव कर ली होगी। नहीं कर रही है तो लेक्चर खत्म हो जाए, एक बार पूरा लेक्चर देखने के बाद कॉपी पेन उठाना और पूरी इक्वेशन ड्राइव करना, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड यू विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। चलो अब ये जो पोरस प्लग है ना,
इस पोरस प्लग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है क्योंकि ओपनिंग बहुत छोटी सी है, स्मॉल ओपनिंग है, इतना एरिया ही नहीं है। अरे हीट ट्रांसफर होने के लिए एरिया तो चाहिए, टाइम तो चाहिए, हीट ट्रांसफर होने के लिए उतना टाइम ही नहीं है, उतना एरिया ही नहीं कि जो हीट ट्रांसफर हो सके। तो हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। दूसरा, नो वर्क ट्रांसफर, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है। देयर इज नो वर्क, कहां से कौन सा वर्क आ रहा है इसमें? कोई वर्क नहीं आ रहा है ना। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। दूसरी चीज, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है ना। जब सब कुछ, अरे सब कुछ खत्म हो गया तो क्या मिला आपको? यहां से इधर मिला H1, उधर मिला H2। यस, जितना एंथैल्पी पहले था उतना एंथैल्पी बाद में है। मतलब एंथैल्पी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अरे यार, मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो बोलते हैं आइसोकोरिक, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है बोलते हैं आइसोबारिक, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। यहां पर है एंथैल्पी कांस्टेंट, इसको बोलेंगे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, क्योंकि एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट है। आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं किसको? थ्रॉटलिंग को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। थर्मोडायनामिक्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आप थर्मल से रिलेटेड, उसमें ये आएगा। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का मतलब है एंथैल्पी विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां पर लिख भी दिया है करेक्टरिस्टिक्स में, नो हीट ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर, इट इज इरिवर्सिबल एंड इट इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। एंथैल्पी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। आइसेंथैल्पिक का मतलब है एंथैल्पी विल रिमेन्स कांस्टेंट। सो दीज आर दी some applications of steady flow energy equation. So what we have done today, आज हमने क्या सीखा इस लेक्चर में? बहुत कुछ सीखा है हमने आज इसमें, है ना। मैं कहूं तो, अगर मैं ये कहूं कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स के अगर अभी हमारे 12 लेक्चर हुए हैं तो ये लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये लेक्चर आपको तभी बेहतर तरीके से समझ में आता कि जब आप पहले लेक्चर, कुछ जितने लेक्चर्स पहले हमने किए हैं वो अटेंड किए होते, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो है अप्लाई होते रहते हैं पिछले पुराने कॉन्सेप्ट। यस, तो हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एजम्पशंस देख लिए, क्या एजम्पशंस होते हैं। 2 नंबर में अलग से खाली एजम्पशंस पूछ लेता है, तो 3-4 एजम्पशंस हैं वो आप लिख सकते हैं। 10 नंबर में AKTU एग्जाम में पूछता है डिराइव द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिराइव करा रहा है तो आपको अपने मन से क्या लिखना है? अपने आप से, आपको बिना पूछे उसके एजम्पशंस जरूर लिखने हैं, क्योंकि एजम्पशंस का यूज करते हैं ना जब हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है किसके लिए? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने ड्राइव करी। उसके बाद हमने कुछ जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, ओपन सिस्टम यानी कंट्रोल वॉल्यूम है, उनके लिए हमने अप्लाई किया। तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो जब स्टडी फ्लो की कंडीशन हो। एक्चुअली स्टडी फ्लो और एक होता है अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो में क्या डिफरेंस होता है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एंड अब जितने भी ओपन सिस्टम है ढूंढो, जैसे टरबाइन है, कंप्रेसर है, पंप है, बॉयलर है, कंडेंसर है, थ्रोटलिंग वाल्व है, नोजल है, डिफ्यूजर है, इन सब के लिए आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो हमने अलग अलग डिवाइस के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई किया और देखा कि फाइनल इक्वेशन क्या बनी। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के ऊपर हम 3-4 एकदम बेहतरीन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि AKTU एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत काम की है, बहुत ही यूजफुल हैं बच्चों के लिए, तो मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।